माँ का प्यार भरा नमस्कार। और 7वीं कक्षा के दूसरे अध्याय का ये आखिरी वीडियो है और इसमें हम 2 टॉपिक करेंगे। एक, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरह से होता है और दूसरा ये कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। देखिए, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है वो, और वो प्रोटोजोआ में आता है। अमीबा के शरीर एक कोशिका का ही बना है, इसलिए उसमें कोई अंग नहीं होते हैं। सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में चलती हैं। उसके न कोई मुख होता है ना कोई अंग होता है, केवल एक कोशिका है और उसमें केंद्रक, कोशिका द्रव्य और बाकी कोशिकांग होते हैं। तो अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है, ये चीज़ देखने की है कि अमीबा में भोजन किस प्रकार उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए बच्चों, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और ये अमीबा का केंद्रक है, क्योंकि कोशिका का केंद्रक होता है। जब भी भोजन, मतलब उसमें पोषण किस प्रकार से होता है, जब भी भोजन उसके सामने आता है, पहली बात ये कि ये किस प्रकार का भोजन खाता है, ये दूसरे सूक्ष्म जीवों के ऊपर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। जैसे ही इसके सम्मुख भोजन आता है तो इसमें उंगली के आकार की संरचनाएं, जिनको हम पादाब कहते हैं, वो बन जाते हैं। अमीबा का शरीर कोई निश्चित नहीं होता है, उसका आकार बदलता रहता है। उसमें ये उंगली के आकार की संरचनाएं बनती रहती हैं, जिनको हम पादाब कहते हैं। ये पादाब अमीबा को चलने में, पानी में चलने में और भोजन पकड़ने में इस प्रकार सहायता करते हैं। जैसे इसके सम्मुख भोजन आता है तो इसमें पादाब यानी उंगली के आकार की संरचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और ये पादाब, जैसे देखिए इसके चारों ओर, और ये पादाब जो है चारों ओर होते हुए इस भोजन को घेर लेते हैं। पहले पादाब बने, फिर देखो इसने इसको चारों से घेर लिया और घेरने के बाद इसके ऊपर एक झिल्ली बन जाती है, जिसको हम खाद्य धानी कहते हैं। जैसे ये रही, ये खाद्य धानी बन गई है। जैसे भोजन आएगा पादाब बनेंगे, पादाब भोजन को चारों ओर से घेर लेंगे और उसके चारों ओर क्या बन जाएगी, एक झिल्ली बन जाएगी, और जिसको हम खाद्य धानी कहते हैं। अब ये भोजन इसमें बंद हो गया है। जैसे भोजन इसमें बंद होता है तो भोजन का पाचन शुरू हो जाता है कि पाचक एंजाइम इसके पास आते हैं। पाचक एंजाइम की ये थैली जो ये हरे रंग की आपको दिखाई दे रही है, थैली पाचक एंजाइम की है। ये पाचक एंजाइम इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं खाद्य धानी में और भोजन का पाचन कर देते हैं। जब भोजन का पाचन हो जाता है तो ये पचा हुआ भोजन इस खाद्य धानी से बाहर निकलना शुरू कर देता है। ये देखिए, जैसे एंजाइम यानी कि एक रासायनिक पदार्थ, हमारे शरीर में भी जो है भोजन को पचाने के लिए एंजाइमों की आवश्यकता होती है और ये भी एंजाइम है और ये एंजाइम की थैली है जिसको लाइसोसोम कहते हैं और ये इसके अंदर प्रवेश करेगी। ये एंजाइम यानी रासायनिक पदार्थ इसमें अंदर प्रवेश करेंगे। ये भोजन के साथ अभिक्रिया करके भोजन का पाचन कर देते हैं। भोजन को, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित कर देते हैं और वो सरल अणुओं को हम कहते हैं पाचित भोजन यानी पचा हुआ भोजन। और ये पचा हुआ भोजन इसमें से यानी पाचित भोजन इस खाद्य धानी से बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं हम अवशोषण। तो अवशोषण होता है और ये पूरे इस कोशिका द्रव्य में फैल जाता है, जिससे इसके अमीबा की वृद्धि के लिए, अमीबा के जनन के लिए, अमीबा को ऊर्जा के लिए विभिन्न आवश्यक पदार्थ इसी से मिलते हैं, ऊर्जा भी इसी से मिलती है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि भोजन का स्वांगीकरण हो गया। स्वांगीकरण हमने पहले पढ़ा था ना पाचन में, वही देखो पहले क्या हुआ, भोजन अंदर आया और ये पाचन शुरू हो गया। पाचित भोजन जो है
अवशोषित होगा, क्योंकि पाचन के बाद अवशोषण होता है और वो पूरे भोजन जो है, पाचित भोजन पूरी इसकी कोशिका में फैल जाता है। और उस पाचित भोजन से क्या होता है, उसका होता है स्वांगीकरण, मतलब उससे ऊर्जा निकलती है, उससे ऐसे पदार्थ बनते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे शरीर की वृद्धि के लिए, जनन के लिए अनेक आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है। अब जब पाचित भोजन यहाँ से निकल गया तो इस खाद्य धानी को हम कहेंगे अपशिष्ट धानी या खाद्य अपशिष्ट धानी, दोनों ही नाम दे सकते हैं, अपशिष्ट धानी या फिर खाद्य अपशिष्ट धानी। देखिए यहाँ पे भी उपस्थित है, क्योंकि जो भोजन पहले इसके सामने आया था वो इन खाद्य धानियों में है। अब इसका पाचन हो जाएगा, पाचन होने के बाद जो है ये अपशिष्ट बच जाएगा, तो इसी को हम क्या कह देंगे, खाद्य अपशिष्ट धानी। जैसे ही बच्चों भोजन इसमें आता है तो इसको खाद्य धानी कहते हैं। जब तक भोजन नहीं पचता तब तक तो वो खाद्य धानी है। जब उसमें से भोजन, पचा हुआ भोजन बाहर निकल जाता है और अंदर केवल व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, तो इसी को हम खाद्य अपशिष्ट धानी कह देते हैं, उसी धानी को। तो खाद्य अपशिष्ट धानियाँ हैं ये, और ये खाद्य अपशिष्ट धानियाँ धीरे धीरे बाह्य जो त्वचा है यानी कि बाहरी झिल्ली है उसकी तरफ आना शुरू हो जाती हैं, और जैसे ये बाह्य झिल्ली के संपर्क में आती हैं तो ये झिल्ली यहाँ से फट जाती है और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। दोबारा सुन लीजिए कि जैसे ही भोजन इसके समक्ष आएगा, उंगली के आकार की संरचनाएं बनेंगी, उंगली के आकार की संरचनाएं उसको घेर लेंगी भोजन को, फिर उसके चारों झिल्ली बन जाएगी जिसे हम खाद्य धानी कहेंगे। खाद्य धानी के बनते ही यहाँ पर लाइसोसोम, आप नाम छोड़ दीजिए, ऐसे एंजाइम आएंगे, पाचक रस आएंगे जो इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करने के बाद इस भोजन का पाचन कर देंगे और पचा हुआ भोजन इसमें से अवशोषित हो जाएगा, जिसे हम भोजन का अवशोषण कहते हैं। और ये अवशोषित भोजन जो है पूरे इस कोशिका द्रव्य में फैल जाएगा और उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी और विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ऐसे पदार्थों का निर्माण होगा जो इसकी वृद्धि के लिए, जो इसके जनन के लिए और अनेक कार्यों के लिए आवश्यक होंगे। अब जब इसमें से पाचित भोजन बाहर निकल गया तब हम इसी धानी को खाद्य अपशिष्ट धानी कह देंगे। ये पहले वाली धानियाँ हैं जो पहले बनी थी, धीरे धीरे ख़त्म होती रहेंगी। अब खाद्य अपशिष्ट धानियाँ जो है धीरे धीरे क्या करती रहती हैं, बाह्य जो ये झिल्ली है इसकी तरफ आती रहती हैं। जैसे ये बाह्य झिल्ली के संपर्क में आएगी तो वहीं से ये फट जाएगी और अपशिष्ट को बाहर फेंक देगी, बाह्य क्षेपित अपशिष्ट यानी वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये अमीबा के अंदर पाचन होता रहता है। ये धानियाँ इनसे अपशिष्ट बाहर निकलता रहता है और नया भोजन अंदर आता रहता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, घास खाने वाले जंतुओं के अंदर किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, किस प्रकार से भोजन उनके अंदर पाचित होगा, ये हम करेंगे इसमें। देखिए आप देखिए, घास खाने वाले हम अपने चारों तरफ गायें या भैंस, इन जानवरों को देखते हैं। जब उनको चारा डाला जाता है तो आपने देखा होगा वो लगातार खाते रहते हैं और उसको अंदर लेते रहते हैं। पहले आप देखिए, फिर मैं आपको चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप जैसे चारा डालते हैं, आपने देखा होगा कि वो चारे को सीधा अंदर ले लेते हैं, फटाफट खा जाते हैं। और फिर जब वो खा नहीं रहे होते तो आप देखना वो जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ऐसे चबाने वाले, जो इस तरह से जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनको हम रोमंथी या फिर रूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? रोमंथी अथवा रूमिनेंट। रूमिनेंट भी कहते हैं इनको हम, मात्रा छोटी की लगी, ये कहते हैं। क्योंकि इस तरह से चबाना, भोजन का अंदर लेके फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल के चबाना, इसको हम रूमिनेंस या फिर रोमंथन कहते हैं। जो भोजन, आप देखिए, मैं दोबारा बता देता हूं कि जब
हम घास फूस या चारा किसी भी पशु को डालते हैं तो वो सीधा फटाफट उसको अपने पेट में भर लेता है, क्योंकि उनके पेट में एक अलग से थाल मतलब अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि उनके आमाशय में एक अलग से थैली रूपी संरचना होती है, और उस थैली रूपी संरचना को हम बोलते हैं रूमेन। क्या बोलते हैं? रूमेन। सीधा भोजन उस रूमेन में चला जाता है। भोजन कहाँ जाता है? रूमेन में। और फिर रूमेन के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो भोजन का धीरे 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 कुछ ना कुछ पाचन करते रहते हैं। आंशिक रूप से वहाँ पाचन होता है, और फिर उस रूमेन से पशु जो है भोजन को गोलियों के रूप में, छोटे छोटे गोलियों के रूप में अंदर से बाहर निकालता रहता है और चबाता रहता है, और चबा के फिर उसको दूसरे आमाशय में भेज देता है। वहाँ फिर उसका पाचन होता है। आमाशय से वो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूमेन किसे कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं के पेट में एक थैली रूपी संरचना होती है, जिसमें घास फूस या चारा थोड़ी देर के लिए भंडारित होता है, उसे हम रूमेन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं के शरीर में आमाशय के ऊपर एक थैली रूपी संरचना होती है, जिसे रूमेन अथवा प्रथम आमाशय कहते हैं। इस रूमेन में भोजन मतलब आमाशय के ऊपर एक थैली के आकार की संरचना होती है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और उसको हम रूमेन कहते हैं। जैसे ही चारा डाला जाता है तो पशु सीधा उस चारे को अंदर लेते रहते हैं, और वो सारा कहाँ इकट्ठा होता रहता है? रूमेन में इकट्ठा होता रहता है। इसलिए सबसे पहले वहाँ जाएगा, इसलिए इसको प्रथम आमाशय कहते हैं। अब रूमेन में क्या होता है भोजन का? देखिए, रूमेन में भोजन थोड़ी देर के लिए रहता है, और इसमें जीवाणु इस भोजन का पाचन करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी बताएंगे हम। रूमेन में जीवाणु जो है आंशिक रूप से भोजन का पाचन करते हैं, तो ये रूमेन कहलाता है। जुगाल किसे कहते हैं? भोजन का रूमेन में आंशिक रूप से पाचन होना, ये जुगाल अथवा कंड कहलाता है। तो भोजन का आंशिक रूप से पाचन जो है रूमेन में होता है, कंड या फिर क्या कहते हैं? जुगाल। अब देखिए ऐसा होता क्यों है। पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, फिर हम आगे की बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए बच्चों, ये चित्र है एक गाय का। आप इसमें देखिए, ये मुख से घास को खा रही है, और ये इसकी ग्रसिका है। ये जो नाली की आकार की संरचना, ये क्या है? ग्रसिका है। और ये जो ऊपर की संरचना है, जहाँ पे ये हरे रंग की, यहाँ पे जैसे ये घास खाती है या चारा खाती है, चारा सीधा इस ऊपर की संरचना, जिसके आगे देखिए रूमेन लिखा हुआ है, आप देखिए ये रूमेन लिखा हुआ है, ये इस रूमेन में, इस ऊपर के हरे हरे रंग की जो दिखाई दे रही है आपको, इसमें एकत्रित हो जाता है। मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, इसके अंदर एकत्रित हो जाता है, इसमें रूमेन। और फिर यहाँ पर जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु इस रूमेन के अंदर
आंशिक रूप से पाचन करते हैं। मैं अच्छी तरह से बताऊंगा आपको बाद में। अब इसके बाद भोजन यहीं से वापस मुख में लाया जाता है और मुख में उसको चबाया जाता है, और चबाने के बाद ये जो नीचे का आमाशय का भाग दिखाई दे रहा है इसमें आ जाता है, नीचे वाले भाग में इसमें भोजन आ जाता है। ये आमाशय है, और आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है। ये जो लाल रंग की दिखाई दे रही है वो छोटी आंत से पाचन होता है उसमें, और अवशोषण होता है भोजन का, और फिर बड़ी आंत में व्यर्थ चला जाता है, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा, ऊपर वाला हरे रंग का भाग जो है वो रुमेन, नीचे का जो पीला और लाल सा दिखाई दे रहा है ये जो है आमाशय, और ये आगे छोटी आंत, आगे इसके बाद बड़ी आंत। अब देखिए बच्चों क्या होता है। आपको पता है घास खाने वाले जंतु, उनके अंदर ये रुमेन होता है और किसी में नहीं होता। मनुष्य में रुमेन नहीं होता है। जो घास खाते हैं, घास में एक पदार्थ होता है सेल्यूलोज। कौन सा पदार्थ होता है? सेल्यूलोज होता है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तो हमारे भोजन में भी होते हैं, लेकिन ये सेल्यूलोज जो है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन आसानी से नहीं होता। अगर सीधा भोजन आमाशय और आमाशय से छोटी आंत में चला जाएगा तो इतनी देर में इस सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता और ये भोजन शरीर में नहीं पचेगा। इसी कारण सबसे पहले जब भोजन चबाया मतलब चारा डाला जाता है तो पशु उसको ग्रासिका से वो भोजन होता हुआ कहाँ चला जाता है? रुमेन में। रुमेन में जीवाणु हैं, वो उस कार्बोहाइड्रेट का आंशिक रूप से क्या करते हैं? पाचन करते हैं। किसका? मुख्यतः सेल्यूलोज का आंशिक रूप से पाचन कर देते हैं, और फिर बड़ी बड़ी गोलियों के रूप में रुमेन से भोजन वापस पशु कहाँ लाते हैं? मुख में लाते हैं, और उसको चबाते रहते हैं। और चबाना इस तरह से उस भोजन को क्या कहलाता है? जुगाली करना। और वो जो भोजन आता है वो आंशिक रूप से पचा हुआ, उसको हम कड या फिर क्या कहते हैं? कड या फिर जुगाल कहते हैं। तो जुगाल को चबाना जुगाली, और फिर उसको जुगाली करके यानी उसको अच्छी तरह से चबा के फिर उसको कहाँ भेज दिया जाता है? आमाशय में भेज दिया जाता है। आमाशय में आंशिक रूप से पाचन होता है। आमाशय से कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। वहाँ भी पाचन होके और पाचित भोजन अवशोषित हो जाता है, और बिना पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में, वृदांत में, और वृदांत से उस व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। वही जो हमारे शरीर में होता है, वृदांत में क्या होगा? उसमें अधिक जल और खनिजों का अवशोषण कर लेंगे और बाकी को गोबर के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इसमें एक अंधनाल भी थी। अंधनाल वही है जहाँ से सेल्यूलोज को पाचन करने वाले एंजाइम उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य में इस अंधनाल का कोई काम नहीं होता। छोटी सी उपस्थित होती है, मैंने आपको अपेंडिक्स नाम बताया भी था, वही है, लेकिन मनुष्य में इसका काम नहीं है और जंतुओं में ये काम करती है। अब आपसे इसमें प्रश्न क्या हो सकते हैं? प्रश्न ये हो सकते हैं कि रुमेन किसे कहते हैं? रुमेन घास खाने वाले जंतुओं के शरीर में एक थैलीनुमी संरचना होती है, जहाँ पर भोजन थोड़ी देर के लिए भंडारित होता है और सेल्यूलोज का पाचन आंशिक रूप से पाचन होता है। जुगाल अथवा कड किसे कहते हैं? जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है, जो रुमेन से बाहर आता है, उसे हम जुगाल अथवा कड कहते हैं। जुगाली करना किसे कहते हैं? जुगाल को चबाना, यानी कि आंशिक रूप से पचा हुआ, जो आंशिक रूप से भोजन अंदर लिया गया था, जो आंशिक रूप से पच चुका है, उसको मुंह में लाकर दोबारा चबाना, ये जुगाली करना। रोमंथन किसे कहते हैं? रोमंथन, जुगाल को अच्छी तरह से चबाना यानी जुगाली, वही रोमंथन है।
रोमंथी किसे कहते हैं या रूमिनेंट किसे कहते हैं? जो घास खाने वाले जंतु हैं जिनके पेट में रूमेन होता है और जो जुगाली करते हैं उन्हें हम रोमंथी अथवा रूमिनेंट कहते हैं। मनुष्य के शरीर में रूमेन की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेल्यूलोज का उपयोग नहीं करते हैं। पशुओं के शरीर में क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज का उपयोग करते हैं। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। ये आपका पाठ था और इसके साथ ही इसमें जो पीछे सारांश है मैं वो और दिखा देता हूँ आपको। एक चीज़, एक छोटी सी बात कि कई बार पेट में खराबी हो जाती है तो बिना पचा हुआ भोजन तरल रूप में ही शरीर से बाहर निकलने लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। और यदि दस्त हो तो हमें अधिक जल और लवण लेने चाहिए, क्योंकि दस्त के साथ जल और लवण का, खनिज लवणों का निष्कासन भी हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी आंत में, वृद्धांत में उनका अवशोषण नहीं हो पाता और वो बिना अवशोषित हुए ही बाहर निकल जाते हैं। इसलिए उस खनिज लवण और जल को की पूर्ति करने के लिए हमें जीवन रक्षक घोल या ORS घोल लेना चाहिए। अब इसके बाद आपने क्या सीखा, ये मैं आपके समक्ष आपने क्या सीखा इस पाठ का ये रख देता हूँ। आप इसको ध्यान से, क्योंकि हर पाठ के अंत में ये है और हर सब्जेक्ट में है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं बार बार कहता हूँ, ये आपको पढ़ना चाहिए। इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए, अच्छी तरह से इसको समझ कर पढ़िए। ये सभी चीज़ें वही हैं जो हम कर चुके हैं। अब इसके बाद अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी आपने कोशिश करनी है। जो ना आए वो आप पूछ सकते हैं। पहला ये खाली स्थान का है, देखिए। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष सत्य और असत्य, इनको कॉपी पर करना है। अगला सही विकल्प, ये भी सही विकल्प इसमें चुनना है। इससे अगले में आपने कॉलम मैच करने हैं। इसके बाद 5 से लेके 8 तक ये प्रश्न, नौवां प्रश्न खाली स्थान, ये भोजन का चबाना, इन क्रियाओं कौन कौन से भाग में होती हैं ये आपने वो बताना है। और 10वां प्रश्न सॉरी 11 और भी है, और भी है। मिलान करना है कॉलम का। एक मिनट, स्पष्ट नहीं हो रहा है। साफ हो गया। इसके बाद आपने ये चित्र बनाना है और इसके भागों के नाम लिखने हैं। आपने पूरा चित्र बनाना, ऊपर के भाग का भी आपने बनाना है, तो इसमें नहीं दिखाया गया है। और प्रश्न नंबर 13 ये आपने करने हैं। और इस पाठ में इतना ही। आपने पिछले नोट्स बना लिए होंगे। हर एक बात जो आपको बताई गई है उसको पेन कॉपी के ऊपर ध्यान से सुनकर आप नोट कीजिए, समझिए, और जो ना आए आप दोबारा पूछ सकते हैं। मैंने आपको ये नंबर पहले भी दिया था, अभी फिर दोबारा दे रहा हूँ कि इस नंबर पे आप अपनी
प्रश्न की जो आपके डाउट हैं, चाहे मैथ का हो, गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो, आप भेज सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का आदर करते रहें।